ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। दिल्ली दर्पण में आपका स्वागत है। इस समय मौसम बड़ा सुहाना है, हल्की हल्की धूप है, लेकिन बीजेपी ने कल 195 लोकसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों की घोषणा करके दिल्ली की राजनीति को गरमा दिया है, क्योंकि दिल्ली में 5 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को बदल दिया है। इसी पर बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली का सिंहासन बड़ा दिलचस्प होने चला है। हमारे साथ इस समय राजेंद्र स्वामी हैं, जो कि फाउंडर हैं दिल्ली दर्पण के और एग्जीक्यूटिव एडिटर भी हैं। राजेंद्र जी, दिल्ली का सिंहासन जो है वो दिलचस्प होता जा रहा है, और एक बार फिर क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आ गए? हालांकि केजरीवाल ने कांग्रेस को धकेलकर हटाकर सत्ता से खुद आए, ये क्या मजबूरी है? बिल्कुल मजबूरी है, क्योंकि आप देखिए जमीन तो दोनों की एक ही है, और जिस जमीन पर आम आदमी पार्टी खड़ी है वो कांग्रेस की थी। लेकिन जो माहौल बदला है, और जिस तरह पिछले चुनाव में भी देखा, जब तक दोनों पार्टियां साथ नहीं आ जाती तब तक दिल्ली को जीतना बड़ा मुश्किल है। तो इस समीकरण को समझा, दोनों की मजबूरी थी। अब क्योंकि ये मजबूरी पंजाब में नहीं थी, तो पंजाब में गठबंधन नहीं हुआ, दिल्ली में थी। हालांकि अभी भी आसान नहीं है रहा, क्योंकि आप पिछले अगर चुनाव का आप वोट प्रतिशत देखें तो दिल्ली के जो तमाम पूरी दिल्ली के अंदर 56% वोट बीजेपी को मिला था। यानी अगर दोनों मिल भी जाती हैं तो भी मुकाबला मतलब कांटे का टक्कर का होगा, और इसी को बीजेपी ने समझा, और शायद ये नतीजा था कि उसने कल 5 सीटों की घोषणा की, उसमें से 4 सांसदों के टिकट उन्होंने काट लिए, 2 की घोषणा होने अभी बाकी है। तो आज चांदनी चौक से हम दोनों साथ मिले ही थे, तो सोचा कि इस पर चर्चा कर ली जाए। तो आसान तो नहीं होने वाली दोनों की जो टक्कर है, कांटे की टक्कर है। हालांकि एज अभी भी बीजेपी को थोड़ा सा मिलता हुआ दिखाई तो जरूर होता जा रहा है, लेकिन एक लोकल जो सांसद हैं उनके प्रति, उनके खिलाफ एक गुस्सा था, जिसको भांपते हुए बीजेपी ने शायद यही वजह रही होगी कि इन सांसदों के टिकट काटे, कि उनका पब्लिक से कनेक्ट नहीं था। हालांकि कितना मोदी के चेहरे पे आप कितना वोट लोगे, अपनी खुद की भी एक इमेज होती है इलाके में। उस इमेज जो सांसदों की थी वो ये थी कि वो पब्लिक से कनेक्ट नहीं हो पाते, शायद यही वजह थी कि उनकी टिकट के। लेकिन मुकाबला आप ठीक कह रहे हैं नरेश, के रोचक होने वाला है। लेकिन मेरा सवाल पहले ये है कि जो एक विरोधाभास गठबंधन की राजनीति का आपने देखा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, पंजाब में वो समझौता नहीं है, लेकिन दिल्ली में वो समझौता है। कांग्रेस ने अभी तक सीटें भी नहीं है। क्या कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो मोटिवेट होगा इस समझौते से? पंजाब की जो इकाई थी, दोनों ही, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो, वो गठबंधन के खिलाफ थी। लेकिन अगर आप नरेश इसको इस तरह से देखें कि वहाँ पर बीजेपी का कुछ है नहीं, अकालियों का भी और कांग्रेस का भी आपने हाल देख लिया, तो वहाँ जो कुछ है वहाँ कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है, और दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अब ऐसे में चाहे कोई कितनी भी सीटें ले आए, चाहे आम आदमी पार्टी ज़्यादा ले आए चाहे कांग्रेस ज़्यादा ले आए, होंगी तो गठबंधन का हिस्सा ही। तो स्ट्रेटेजी इसके पीछे ये है कि क्यों नाराज़ किया जाए जो स्टेट इकाई है उनको, और एक फ्रेंडली मैच जब हो सकता है तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो इंडिया गठबंधन का बना है, उसको ध्यान में रखते हुए कि फिलहाल जो बड़े मुद्दे हैं, जो जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं कि लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है, सबसे बड़ा मुद्दा इंडिया गठबंधन की जो एकता का है वो यही है कि किस तरह से वो ईडी को, सीबीआई को आगे करके किस तरह से विपक्ष को निशाना बना रहे हैं, किस तरह से उनके गठबंधनों को, उनके दलों को तोड़ा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसने, मैं अक्सर एक पत्रकार ने टिप्पणी भी की थी कि शायद जो नीतीश कुमार ने जिस तरह से सबको एक करने की कोशिश की, अगर ये ईडी सीबीआई की ये कार्यशैली नहीं होती, जैसा कि वो बता रहे हैं कि केवल विपक्ष ही उनके टारगेट पे होता, तो शायद ये इंडिया गठबंधन भी नहीं बनता। तो मजबूरी थी सबकी, उनको दिखना है कि जब तक 1 to 1 फाइट नहीं हो जाती तब तक बात बनती नज़र नहीं आ रही। दिल्ली में तो कम से कम बिल्कुल नहीं बनती नज़र आ रही। दिल्ली में तो आप सोच नहीं सकते कि अगर तीनों दल एक साथ चुनाव लड़ते तो बीजेपी आराम से सभी सीटें आपस में ले जाती। लेकिन अब थोड़ा हो सकता है कि कुछ 2-3 सीटें बीजेपी को खोनी भी पड़े इस गठबंधन की वजह से। लेकिन
ओवरऑल जो समीकरण यही है कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी जो लोकल सांसदों की उनको कम कर दी जाए, तो कुल मिलाकर के मुकाबला बड़ा रोचक होने वाला है। मैं ये चीज समझना चाहता हूं कि जो 195 सीटें आई हैं उसमें से दिल्ली में जो उम्मीदवार हैं वो नए बीजेपी ने लाए हैं। बीजेपी ये मान चुकी है कि दिल्ली केजरीवाल से वो छीन नहीं रही है, जिस तरह से केजरीवाल भी लगातार कह रहे हैं कि जी मुझे काम करने नहीं देते, हालांकि वो ये इस तरह के बहाने लगातार करते रहते हैं। लेकिन जो राजनीतिक लड़ाई है, ये जो चेहरे बदले हैं, इसका कितना असर देखेंगे? चांदनी चौक में आपने देखा, पहले हर्षवर्धन का मंत्री पद ले लिया और अब सीटें भी उसको नहीं मिली है, इसका कितना असर देखते हैं? देखो, हर्षवर्धन बहुत सारे जो कार्यकर्ता नेता थे वो मान के चल रहे थे कि हर्षवर्धन की टिकट इस बार शायद कट सकती है, और ऐसा ही हंसराज हंस के बारे में कहा जा रहा था, मीनाक्षी लेखी के बारे में कहा जा रहा था, वो सब चीज़ें हुई है। लेकिन ओवरऑल जो बीजेपी ने जो रणनीति आप देखिए बनाई है कि जो 195 सीट उन्होंने घोषित की है, उसमें जो SC सीटें हैं वो मेरे ख्याल से 28 हैं, जो ST सीटें हैं यानी अति पिछड़ा वर्ग है, शेड्यूल ट्राइब है, उनकी 18% है, और सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं OBC को 57 सीटें उन्होंने घोषणा की है। यानी बहुत संभल करके और समझदारी से काम लेने की कोशिश की गई है। जो बीजेपी का जो स्टाइल है काम करने का, उस स्टाइल से परे जा करके काम करने की कोशिश की है, क्योंकि OBC एक बहुत बड़ा मुद्दा राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया था, जिस तरह के सवाल उठाए थे, और इस बार OBC को सबसे ज़्यादा सीट दे करके उस सवाल पर भी विराम लगाने की कोशिश की गई, और आने वाले टाइम में और सीटें इसमें OBC की कैटेगरी में आ सकती हैं। तो आप सोचिए कि हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, लोकल जो इनकम्बेंसी फैक्टर है उसको साधने की कोशिश की गई है, और उसकी जगह किसको लाया जाए। अब दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली के अंदर जिस तरह से आपने रमेश बिदोड़ी को देखा कि संसद में किस तरह से टपोरी भाषा में वो बात कर रहे थे, हम लोग आपस में जो बोलचाल की भाषा है वो भी शायद ना करें, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसके टिकट, क्योंकि इंटरनेशनली भी बड़ी बीजेपी को इसमें शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, क्योंकि आप यहाँ कुछ भी करते हैं, यहाँ का असर ऐसा नहीं केवल यहीं होता हो, जो विश्व कम्युनिटी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वहाँ पे उसका एक बड़ा असर जाता है। तो यही वजह थी कि जो उसका बड़बोलापन है रमेश बिधूड़ी का, उसकी वजह से उसकी टिकट कटी। अब लेकिन टिकट तो काट दिया आपने। वो जो साउथ दिल्ली का जो इलाका आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा वहाँ पे गुजर बेल्ट है वहाँ पर, और उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो दूसरा टिकट जो दिया है वो इनको दिया, रामवीर सिंह बिधूड़ी को, जो इसी कम्युनिटी से आते हैं, विधायक भी रहे हैं, तो उसको बराबर करने की कोशिश की। लेकिन साथ ही साथ एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जो जिस सनातन संस्कृति हिंदुत्व की वो बात करते हैं वो तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं होगी। ये ऐसा ही साहिब सिंह वर्मा के टाइम में भी हुआ। साहिब सिंह वर्मा के जो पुत्र हैं प्रवेश वर्मा, उनके भी बयान आपने देखे होंगे कि एक विशेष कम्युनिटी को इशारा साफ था उनका, मुस्लिम कम्युनिटी से, इनसे आप सामान नहीं खरीदेंगे, इससे ये नहीं खरीदेंगे। तो ये एक तरफ तो ये बड़बोलापन उसका रहा, और फिर पब्लिक से कनेक्ट नहीं रहा, इस तरह की भी शिकायतें आ रही थी। संगठन की राय को बीजेपी ने बहुत तवज्जो दी है। जो गौतम गंभीर की जो सीट कटी है या मीनाक्षी लेखी की जो टिकट काटी है, उसके पीछे ग्राउंड यही था कि मीनाक्षी लेखी भी जो नई दिल्ली से टिकट उनको काटा है, बासिरी स्वराज को उसकी जगह दी गई है, तो उनसे भी शिकायतें कार्यकर्ताओं को ये थी कि उस समय नहीं देती, ज़्यादातर मंत्रालय में रहती हैं, इलाके में कहीं नज़र आती नहीं है। तो ये शिकायतें संगठन ने समय समय पर हाईकमान को पहुंचाई हैं, और ऐसी शिकायतें गौतम गंभीर को। तो ये मैसेज साफ है सांसदों को, आने वाले सांसदों को भी, कि आप काम विकास तो अपनी जगह है, लेकिन अगर आप लोगों के बीच में रहते हैं और अगर कार्यकर्ताओं की ये शिकायतें नहीं आती हैं कि वो उनसे मिलते नहीं हैं, इलाके में आते नहीं हैं, तो फिर किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे मनोज तिवारी है, आप काम की बात छोड़ दीजिए, किसने क्या काम किया। मनोज तिवारी लगातार 10 साल से वो भी सांसद प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन उनकी एक खूबी है कि वो कार्यकर्ताओं के बीच में रहे, कार्यक्रमों में वो अक्सर नजर आते थे जब वाकई नहीं आते थे, तो इसलिए शायद उनको रिपीट किया गया है। नहीं, मनोज तिवारी के साथ दूसरी बात है कि उनकी अपील भी बहुत बड़ी है, क्योंकि देखिए वो बिहार का भी उसको पूर्वांचल का चेहरा है, और वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक छाप छोड़ते हैं। लेकिन सवाल मैं आपसे थोड़ा सा अलग हटके पूछता हूँ कि अरविंद केजरीवाल लगातार बार बार कह रहे हैं कि उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। जब से उनका राजनीति में उदय हुआ है, उन्होंने इसी लाइन पर काम किया। अभी उपराज्यपाल को कहते हैं जी वो काम करने नहीं दे रहे हैं। ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा क्या? क्योंकि बीजेपी ने कम से कम एक मैसेज। अच्छा, आप तो खुद सीनियर पत्रकार हैं, आपको लगता है कि जो राज्यपाल है वो निष्पक्ष भूमिका निभा रहे हैं? राज्यपाल, राष्ट्रपति, इस पद से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो निष्पक्ष होकर के फैसले ले, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह से फैसले वो पलट देते हैं। अब आपने MCD इलेक्शन में देखा
कि केवल बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने 3 जोनों में 12 जो काउंसलर थे वो नॉमिनेट कर दिए, ताकि जो जोन कमेटियों में चुन करके बीजेपी के लोग आ जाए, यानी स्थायी समिति पे बीजेपी का कब्जा हो जाए। और इससे इतर जो भी आरोप लगाते रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इन चर्चाओं में कुछ तो दम है कि राज्यपाल, उपराज्यपाल और सीएम की बनती नहीं आपस में? देखिए, आपके ही चैनल पे मैं एक स्टोरी वो देख रहा था उपराज्यपाल का। दो चीजें समझनी पड़ेगी कि जो अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति रही है, दिल्ली को एक विशेष राज्य का जो दर्जा है वो किन स्थितियों में देखा हमने उसको दिया गया है, और पीछे जो लोकसभा में एक ऑर्डिनेंस है वो शक्तियां फिर उपराज्यपाल को दी गई हैं। देखिए, जब एक संविधान में कुछ सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरह से पलट करके फिर ऑर्डिनेंस लाया गया और वो शक्तियां उनको दी गई है, लेकिन वो आप उसकी स्वरूप, उसकी भौगोलिक स्थिति को अरविंद केजरीवाल भी अच्छी तरह से समझते हैं। जो निर्णय वो पंजाब में उसकी सरकार ले सकती है वो दिल्ली में नहीं ले सकती है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा, पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को हासिल नहीं है, और तकनीकी रूप से भी ये बड़ा मतलब इम्पॉसिबल लगता है कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अब बड़ा सवाल है कि पूर्ण राज्य का दर्जा आप दे नहीं सकते, आप इस दिशा में आप प्रयास नहीं कर सकते, तो उसको मैनिफेस्टो में क्यों रखते हैं? बीजेपी का पुराना मुद्दा था कि भाई हम भी जब सत्ता में आएंगे तो पूर्ण राज्य की बात करेंगे, आज वो जिक्र नहीं करते उसकी। नहीं, लेकिन ये बात तो अरविंद केजरीवाल को भी समझनी चाहिए कि जब वो धरना प्रदर्शन करते थे तो अगर एक शांतिपूर्ण धरना वो दिल्ली के अधिकारों पे बात करें तो क्या हो सकता है? ये तो चीजों को एक लड़ाई का, ये जो नैरेटिव है, अरविंद केजरीवाल ने एक नई राजनीति का तैयार किया। आप देखिए ना, जब दिल्ली में बिजली बिलों को लेकर शीला दीक्षित के खिलाफ जो प्रदर्शन होते थे तो अरविंद केजरीवाल ने मीटर जो था वो मीटर के तार काट देता जी कि हम बिजली के बिल नहीं देंगे। जिस अराजकता की सीढ़ी पर आप राजनीति चढ़े हैं, तो कैसे बदलाव आएगा? लेकिन अगर आज आप किसी के खंबे पे खड़े होकर के तार काट देते हैं, आप पे मुकदमा हो सकता है। क्यों नहीं शिकायत की किसी ने? तब तो बीजेपी को भी लगता था कि इनको हवा देने का मतलब है कि हम दिल्ली में कहीं ना कहीं दिल्ली को हम पा लेंगे, हम दिल्ली को हम जीत लेंगे। तो अक्सर तो ये भी कहा जाता है कि जो अन्ना आंदोलन हुआ है उसके पीछे आरएसएस का हाथ रहा है, उसको कामयाब बनाने में आरएसएस का हाथ रहा है। तो चर्चाएं जो राजनीतिक पंडित हैं वो अक्सर करते रहते हैं, लेकिन मैं ये बात आपके इस बात से मैं सहमत हूँ कि जो वो कहते थे अब वो करते नहीं। बात बात पर पब्लिक के बीच में जाते थे, पब्लिक को ओपिनियन लेते थे। अगर किसी को कैंडिडेट बनाना होता तो वो पब्लिक से पूछ के करते थे। अब सरकार को समर्थन दें नहीं दें, सरकार बनाए नहीं बनाए, इसके लिए वो जनमत संग्रह करते थे। अब बीच बीच में भी उन्होंने, लेकिन अब वो जो आम पार्टियां करती हैं, मनमानी करती हैं, इसी तरह आम आदमी पार्टी भी आम आदमी पार्टियों की तरह नहीं। लेकिन आपको एक चीज देखना होगा कि विधानसभा में एक जो वीडियो उनका बड़ा वायरल है, कौन है जी एलजी, ये कहां से आ गया जी एलजी? देखिए, एक संवैधानिक पद है, जब आप हर चीज विधानसभा में जाकर आप उसको एक बात को कहेंगे, आप पद की गरिमा नहीं रखेंगे तो कैसे आप एक व्यवस्था, ये उनकी एक शैली है। उनका भाषा देखिए, वो जो भाषा बोलते हैं ना, वो आम आदमी की पार्टी, आप इंटेलेक्चुअल को छोड़ दीजिए, उनका वोट बैंक कौन है? उनका वोट बैंक है जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, या जो पुनर्वास कॉलोनियां, झुग्गी बस्ती सलम, अब एमसीडी परिणाम में भी नहीं बता दिया क्यों है। तो वहाँ जो भाषा बोली जाती है वो सीधी उनके दिल पे जाती है। वो बात सही कह रहे हैं, कितनी गलत कह रहे हैं, एक अलग बात है। तो वो उनकी शैली, और उसी शैली ने आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को बनाया है, क्योंकि उसी भाषा में बात करता है। लेकिन वो जो कहना वो ये चाह रहे थे कि वो एक चुनी हुई सरकार है, एक चुनी हुई सरकार अगर वो फैसले नहीं ले सकती, अगर वो कोई काम नहीं कर सकती, सब कुछ एलजी ने करना, तो हमारी जरूरत क्या है? तो एलजी होते कौन है एक चुनी हुई सरकार के फैसले को लेकिन सवाल एक चीज ये शायद उनका जो कहने का ये तरीका ये रहा, लेकिन आप उसकी भाषा पे सवाल उठा सकते हैं। नहीं, लेकिन ये भाषा ही तो उनका स्टाइल है। लेकिन सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल से पहले भी तो यहाँ पर उपराज्यपाल रहा है। देखिए, सरकार को चलाने का काम तो दोनों की तरफ से होना चाहिए। देखिए, आप ये मानेंगे कि पहली राजनीति में जो पहले होता था, जो अब होता है, राजनीति पलट गई है बिल्कुल। अब तो सीधा, पहले बड़ा सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग होता था विपक्ष के लिए भी। इवन यहाँ तक होता था कि अगर कोई कैंडिडेट अच्छा है तो उसको लाने के लिए दूसरी पार्टी
कोई हल्का कैंडिडेट भी दे दिया करती थी। तो वो एक सिद्धांत होता था, एक मर्यादा होती थी। तो आप ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल कम से कम सिद्धांत की राजनीति तो नहीं कोई भी करते? नहीं कर रही है आपसे। आप बीजेपी के सिद्धांत, आप चंडीगढ़ में जो हुआ उसको क्या मानते हैं आप? अब उसको ये कह वो दें निश्चित रूप से देखिए क्या वो गलत मतलब आप साफ देख रहा है कि किस तरह से 8 मतलब इतना कि विपक्ष के तो सारे वोट जो है ना, ज्यादातर सारे के सारे जो इनवैलिड थे वो विपक्ष के थे, और बीजेपी ने एक शब्द नहीं कहा उस पे। एमसीडी में दिल्ली में आ जाइए आप, दिल्ली में क्या हो रहा है? 1 साल से ज्यादा हो गया, 1.25 साल हो गया, आज तक स्थायी समिति का गठन नहीं हुआ। क्यों नहीं जा रहे हैं कोई? क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए गए दिल्ली एमसीडी में कब्जा करने के लिए? क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए जाए राज्यों में सरकारों को बदलने के? तो अब सीधा सीधा जो ना ये वार हो गई है। चलिए इसी वार पर बात कर लेते हैं कि इस वार में किस पर कौन भारी होगा, जब दोनों तरफ से तलवारें। अभी तक तो जैसे अगर हम समीकरणों की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछली बार के जो चुनाव हैं उन सब में बीजेपी 50+ वोट लेकर के गई है सारी लोकसभा क्षेत्रों में, और उसके बाद अब जो माहौल क्या है उसको क्या किस तरह से लेता है, लेकिन दोनों के साथ आ जाने से एक संघर्ष की स्थिति तो बनी है। तो आसान तो बीजेपी के लिए इस बार सारी सीटें निकालना नहीं होगा, और शायद ये बीजेपी समझ भी रही है, और इसी वजह से जो आपने परिवर्तन देखे वो परिवर्तन भी हुए हैं। तो कांटे का मुकाबला होने वाला मेरी नजर में। चलिए तो कांटे का मुकाबला होने वाला है, लेकिन इतना तय है कि ये जो राजनीति जिस तरह से हो रही है, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो दिल्ली है, और शायद इसी को लेकर वो एक नया आमूलचूल परिवर्तन जो है वो उसने टिकटों में किया है। लेकिन असली ताकत तो जनता के पास है कि वो केजरीवाल के शब्दों पर भरोसा करेगी, कांग्रेस के साथ उसके मिलने पर भरोसा करेगी, या फिर मोदी की गारंटी पर वो अपनी मोहर लगाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।